Hello everyone, how are you? I hope you all are doing well and enjoying your life to the fullest. तो आज अपनी एक नई वीडियो लेकर मैं आ गई हूँ। आज जो मैं टॉपिक लाई हूँ वो इंग्लिश ग्रामर का बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। उसको हम बोलते हैं इंग्लिश में कंजंक्शन और लिंकर। ठीक है, कंजंक्शन और लिंकर्स, आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो इसी की आज हम रिवीजन करेंगे, डिटेल में रिवीजन करेंगे लिंकर्स की। लेकिन इस डिटेल स्टडी से पहले मैं यही कहूँगी कि जो भी मेरे चैनल को देख रहे हैं, मेरे वीडियोस को देख रहे हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ देखने के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि बहुत इंस्पिरेशन मिलता है अच्छे टॉपिक्स को अपलोड करने का, सिखाने का, बताने का। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, पसंद आ रहा है तो लाइक भी कर ही दीजिए और उन लोगों तक शेयर ज़रूर कर दीजिए जो हिंदी के माध्यम से इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपना आज का टॉपिक, जो है कंजंक्शन और लिंकर। ठीक है, तो सबसे पहले तो कंजंक्शन का अर्थ समझिए कि इसका मतलब क्या होता है। इसका अर्थ होता है जब दो या दो से अधिक वर्ड्स हो, फ्रेजेस हो, क्लॉजेज हो या सेंटेंसेस हो, उनको आपस में जोड़ना हो तो हम लिंकर्स का प्रयोग करते हैं या कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ए कंजंक्शन इज़ अ वर्ड विच जॉइंस टू और मोर देन टू वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस और सेंटेंसेस। ठीक है, क्या होता है ये कंजंक्शन? ये दो या दो से अधिक शब्दों को, फ्रेजेस को, क्लॉजेस को और वाक्यों को जोड़ता है, सेंटेंसेस को जोड़ता है। अभी एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा। जैसे पहला दिया हुआ है, राकेश एंड श्याम स्टडी एट होम डेली। राकेश और श्याम घर पर रोज़ पढ़ाई करते हैं। तो इसमें कंजंक्शन क्या है? राकेश एंड श्याम स्टडी एट होम डेली। तो इसमें आप जो जोड़ने वाला शब्द है वो है एंड। इसके बाद है, करण गेव मी ए बुक एंड एन इंक पॉट। करण ने मुझे एक पुस्तक और एक इंक पॉट दी। ठीक है, तो यहाँ पे जोड़ने वाला शब्द क्या है? एंड। ठीक है, दूसरे वाले वाक्य में भी जोड़ने वाला शब्द क्या है? एंड। इसके बाद है, आई वेंट टू मीट हिम बट ही वॉज नॉट एट होम। मैं उससे मिलने गई या गया, परंतु या लेकिन वह घर पर नहीं था। ठीक है, मैं उससे मिलने गई या गया लेकिन वो घर पर नहीं था। तो इसमें लिंकर क्या है? इसमें लिंक करने वाला शब्द क्या है? बट। तीसरे वाले वाक्य में, सेंटेंस में लिंक करने वाला शब्द क्या है? बट। ठीक है, लेकिन, परंतु, बट, उसको इंग्लिश में बोलते हैं बट, BUT, बट। इसके बाद है, गिव मी टी और कॉफ़ी। तो इसमें या मुझे चाय दे दो या कॉफ़ी दे दो। ठीक है, तो इसमें लिंक करने वाला वर्ड क्या है? और। जो हमारा फोर्थ सेंटेंस है उसमें लिंक करने वाला शब्द क्या है? और। ठीक है, तो जो मैंने अभी तक आपको सेंटेंस बताए हैं ये उसी का डिटेल दिया हुआ है। बताए गए वाक्यों में एंड, बट, और का प्रयोग क्रमशः राकेश और श्याम, ए बुक और एन इंक पॉट, आई वेंट टू मीट हिम और ही वॉज नॉट एट होम तथा टी और कॉफ़ी को जोड़ने के लिए किया गया है। एज़ यूजुअल मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है, एंड, बट, और ये कंजंक्शंस है या लिंकर्स हैं। ये कनेक्ट कर रहे हैं दो वाक्यों को, दो सेंटेंसेस को ये कनेक्ट कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। अब हमारे इम्पॉर्टेंट कंजंक्शंस जो ग्रामर में होते हैं वो क्या क्या हैं, या इन्हें हम लिंकर्स भी बोलते हैं, वो क्या हैं जो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं राइटिंग पार्ट में भी, रिटन पार्ट में भी और स्पोकन पार्ट में भी। ध्यान रखिएगा, स्पोकन में भी इनको बहुत 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 यूज़ किया जाता है। तो इससे आपका स्पोकन स्किल्स तो इन्हांस होंगे, साथ में आपकी वोकैबुलरी भी इन्हांस होगी। तो ध्यान से इनको समझिए, आपका ग्रामर भी साउंड होगा, आपका ग्रामर भी इन्हांस होगा, ग्रामेटिकल स्किल्स भी आपके अच्छे होंगे। देखिए ध्यान से,
सबसे पहले एज वेल एज, इसको बोलते हैं साथ ही साथ। एज वेल एज इसको बोलते हैं साथ ही साथ। वह साथ ही साथ उसके पिताजी मुंबई जा रहे हैं, मतलब वो और साथ ही साथ उसके पिताजी मुंबई जा रहे हैं। वो तो जा रहा है, साथ ही साथ उसके फादर भी मुंबई जा रहे हैं। तो उसको कैसे बोलेंगे? ही एज वेल एज हिज फादर इज़ गोइंग टू मुंबई। तो याद रखिए जो इज़ है वो ही से रिलेटेड है। यहाँ हमने जो इज़ हेल्पिंग वर्ब लगाई है वो ही से रिलेटेड है। ये सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट वाले चैप्टर में डिटेल में पढ़ाया जाता है। ही एज वेल एज हिज फादर इज़ गोइंग टू मुंबई। तो जो ये इज़ लगाया है ये किस सब्जेक्ट के साथ अग्री होता है? ही के साथ। ध्यान रखिएगा, ही के साथ अग्री होता है। ये एक चैप्टर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे इंग्लिश ग्रामर में, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। ये उससे रिलेटेड है क्योंकि, लेकिन अभी मैं आपको लिंकर्स पढ़ा रही हूँ तो इस पर ध्यान दीजिए। ही एज वेल एज हिज फादर इज़ गोइंग टू मुंबई। इसके बाद है अदरवाइज। अदरवाइज इसका अर्थ होता है अन्यथा या वरना। रोज़ कड़ी मेहनत करो अन्यथा तुम परीक्षा में असफल हो जाओगे। वर्क हार्ड डेली अदरवाइज यू विल फेल इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है, और या एल्स, इसको बोलते हैं नहीं तो। ठीक है, नहीं तो सेंटेंस देखेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जल्दी करो नहीं तो तुम्हारी ट्रेन छूट जाएगी। हरी अप और यू विल मिस द ट्रेन। और कैसे बना सकते हैं इसको? हरी अप एल्स यू विल मिस द ट्रेन। तो दो तरह से कैसे बनाएंगे? हरी अप और यू विल मिस द ट्रेन। हरी अप एल्स यू विल मिस द ट्रेन। नहीं तो बोला जाता है इसे हिंदी में, और या एल्स को। इसके बाद है इसलिए। इसलिए को बोलते हैं देयरफॉर। देयरफॉर उसने कड़ी मेहनत की इसलिए वह अपने जीवन में सफल हुआ। ही वर्कड हार्ड देयरफॉर ही सक्सीड इन हिज लाइफ। ये यहाँ पे सक्सीडेड आएगा, ये पास्ट में है तो ये देख लीजिए सक्सीडेड। ठीक है, सक्सीडेड। ही वर्कड हार्ड देयरफॉर ही सक्सीडेड इन हिज लाइफ, क्योंकि सफल हुआ है तो ही सक्सीडेड आएगा। ठीक है, DED इसका सेकेंड फॉर्म आएगा। ही वर्कड हार्ड देयरफॉर ही सक्सीडेड इन हिज लाइफ। इसके बाद है इसलिए, तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं सो। मैं घर पर रोज़ पढ़ता था इसलिए इस साल परीक्षा में पास हो गया। आई स्टडीड एट होम डेली सो आई पास्ड इन द एग्जामिनेशन दिस ईयर। ठीक है, आई स्टडीड एट होम डेली सो आई पास्ड इन द एग्जामिनेशन दिस ईयर। तो सो का अर्थ होता है इसलिए। ये सब कंजंक्शंस दो सेंटेंसेस को, दो फ्रेजेस को, दो वर्ड्स को, दो क्लॉजेस को आपस में जोड़ने का कार्य करते हैं। तो ध्यान से इन लिंकर्स को या कंजंक्शंस को देखिए। इसके बाद है अतः। अतः को इंग्लिश में बोलते हैं हैंस। वह बहुत गरीब है अतः वह आपकी मदद नहीं कर सकता। ही इज़ वेरी पुअर हैंस ही कैनॉट हेल्प यू। इसके बाद है ईदर और। इसका मैं ऑलरेडी वीडियो अच्छे से डाल चुकी हूँ। एक पिछले वीडियो में मैंने इसको पूरा डिटेल में बताया है, लेकिन यहाँ क्योंकि हम लिंकर्स पढ़ रहे हैं तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके कॉन्टेक्स्ट से, उसके संदर्भ में आज हम इसको देखेंगे। तो इसका मैं ऑलरेडी एक वीडियो तो बना ही चुकी हूँ। ईदर और इसको बोलते हैं या तो यह या तो वह। या तो तुम्हारे पास या तुम्हारे भाई के पास ढेर सारा पैसा है। ईदर यू और योर ब्रदर हैज़ लॉट्स ऑफ मनी। तो मैं बता चुकी हूँ कैसे इनको लिंक करना होता है, किस तरह से, सारा डिटेल मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया हुआ है। ईदर यू और योर ब्रदर हैज़ लॉट्स ऑफ मनी। तो ईदर के साथ जो होता है वो किससे पेयर होता है? ईदर और के साथ। ठीक है, इसके बाद है नीदर नॉर। ना तो यह ना तो वह। तो ये नेगेटिव के सेंस में आता है, मतलब नेगेटिव अप्रोच के लिए यह प्रयोग किया जाता है।
नीदर नॉर, नीदर नॉर। वह ना तो पढ़ता है ना खेलता है। ही नीदर स्टडीज नॉर प्लेज, ही नीदर स्टडीज नॉर प्लेज। तो मैं इसका भी बता चुकी हूँ ईदर और वाले ही वीडियो में। ही नीदर स्टडीज नॉर प्लेज, इसका भी मैंने डिटेल बताया हुआ है आपको। इसके बाद है बोथ एंड, मतलब दोनों और। बोथ के साथ जो हमारा पेयर बनता है वो एंड का बनता है। बोथ के साथ एंड लगाते हैं, ध्यान रखिएगा। मैं उसे पसंद करता हूँ और प्रेम करता हूँ। आई बोथ लाइक एंड लव हर। इसके बाद है सो दैट, इतना कि, ठीक है, इतना कि। एग्जाम्पल देख लेते हैं। वह इतना ताकतवर है कि कुछ भी कर सकता है, तो इस सो के साथ दैट का पेयर बनता है। ही इज़ सो स्ट्रॉन्ग दैट ही कैन डू एवरीथिंग, ही इज़ सो स्ट्रॉन्ग दैट ही कैन डू एवरीथिंग। इसके बाद अब देखिए रूल, ईदर के साथ और का प्रयोग दो में से कोई एक के अर्थ में किया जाता है, ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ईदर दिस और दैट, या तो ये या वो, दोनों में से कोई एक, ठीक है, ऑलरेडी ये चीज़ मैंने बता दी है। वह या तो दोस्त है या दुश्मन, लेकिन इसमें न्यू थिंग क्या है, नई चीज़ क्या है, इसमें समझने वाली ये बात है कि स्टेटमेंट कैसे फ्रेम किए जाते हैं, सेंटेंस को कैसे बनाया जाता है, ये सबसे बड़ा स्किल होता है किसी भी सेंटेंस के लिए, ठीक है, कि कैसे बनाया जाता है। सेम पेयर को लेके सेम, जैसे ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, बोथ एंड, इनको लेके सेंटेंस कैसे बनाया जाए कि वो ग्रामेटिकली बिल्कुल करेक्ट हो, ये चीज़ देखने वाली होती है। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। वह या तो दोस्त है या दुश्मन। ही इज़ ईदर फ्रेंड और एनिमी। तो मैंने आपको ये अच्छे से रूल बताया हुआ है कि किस तरह से हम इन्हें पेयर करते हैं। फ्रेंड और एनिमी दोनों नाउन से रिलेटेड है, ऑलरेडी मैं एक कॉन्सेप्ट आपको पिछली वीडियो में सिखा चुकी हूँ। ही इज़ ईदर फ्रेंड और एनिमी। वह या तो पढ़ता है या खेलता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है वर्ब से रिलेटेड, है ना। ही ईदर स्टडीज और प्लेज, ही ईदर स्टडीज और प्लेज। अब रूल नंबर 2 है नीदर, इसके साथ लगेगा नॉर। इसके साथ जो पेयर बनता है वो नॉर का बनता है, नीदर नॉर। ये नेगेटिव अप्रोच के लिए होता है, ठीक है। जैसे वह पढ़ता भी नहीं है खेलता भी नहीं है, ना तो वो पढ़ता है ना वो खेलता है, सीधी सी बात है। ये इसका स्टेटमेंट बन जाएगा कि वह पढ़ता भी नहीं है खेलता भी नहीं है। तो इसको कैसे लिखेंगे इंग्लिश में, ही नीदर स्टडीज नॉर प्लेज, ही नीदर स्टडीज नॉर प्लेज। वो दोनों काम ही नहीं करता, ना पढ़ता है ना खेलता है। ही नीदर स्टडीज नॉर प्लेज। इसके बाद देखिए रूल 3 है, नॉट ओनली बट ऑल्सो। सेम मैथोडोलॉजी आएगी इसमें भी, सेम हमें तरीका अपनाना है। केवल यही नहीं वह भी, तो इसमें भी वही है जो ईदर और के साथ, नीदर नॉर के साथ है, लेकिन इसका अर्थ भिन्न है, इसका अर्थ दूसरा है, ठीक है। लेकिन स्ट्रक्चर में ये बनेगा कि जो नॉट ओनली के बाद आएगा बट ऑल्सो के बाद भी वही आएगा। अगर नॉट ओनली के बाद वर्ब है तो बट ऑल्सो के बाद भी वर्ब आएगी। नॉट ओनली के बाद नाउन है तो बट ऑल्सो के बाद भी नाउन आएगा। नॉट ओनली के बाद अगर एडजेक्टिव है तो बट ऑल्सो के बाद भी एडजेक्टिव आएगा। मतलब नॉट ओनली के बाद जो भी पार्ट ऑफ स्पीच होगा बट ऑल्सो के बाद भी सेम पार्ट ऑफ स्पीच आएगा। ध्यान रखिएगा, जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ आपको। नॉट ओनली बट ऑल्सो का प्रयोग किसके लिए होता है, केवल यही नहीं वो भी, मतलब ये तो है ही है वो भी, इसका अर्थ इंग्लिश में होता है नॉट ओनली बट ऑल्सो। एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। वह केवल एक अच्छा डॉक्टर ही नहीं, एक अच्छा दोस्त भी है। मतलब डॉक्टर तो अच्छा है ही है, साथ में अच्छा दोस्त भी है, ये है इसका मतलब, ठीक है। He is not only a good doctor but also a good friend। तो देखिए ध्यान से, नॉट ओनली के बाद एक गुड डॉक्टर और बट ऑल्सो के बाद एक गुड फ्रेंड। तो डॉक्टर और फ्रेंड दोनों क्या हैं, नाउन है, और डॉक्टर से पहले भी गुड आया है, फ्रेंड से पहले भी गुड आया है, ठीक है। तो ये आपका एडजेक्टिव है। तो जो आगे दिया हुआ है गुड डॉक्टर, उसी मतलब उसी कैटेगरी का पीछे भी देंगे गुड फ्रेंड।
गुड डॉक्टर, गुड फ्रेंड, जो एक ही कैटेगरी को बताता है। ही इज़ नॉट ओनली ए गुड डॉक्टर बट ऑल्सो ए गुड फ्रेंड। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे वर्ब को इम्पोर्टेंस दी गई है, ठीक है। सेकंड वाले इसके जो एग्जाम्पल में, वह मैं केवल पढ़ता ही नहीं खेलता भी हूँ, मतलब पढ़ता तो हुई हूँ, खेलता भी हूँ, ये है इसका मतलब। आई नॉट ओनली स्टडी बट ऑल्सो प्ले। तो ध्यान दीजिए, नॉट ओनली के बाद स्टडी है, वर्ब का फॉर्म है, ठीक है, एक्शन है, वर्ब है। उसी तरह से बट ऑल्सो के बाद भी वर्ब है, प्ले। स्टडी भी वर्ब का फॉर्म है, आपको पता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, प्ले भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। तो इस तरह से हमें इनका स्ट्रक्चर फ्रेम करना होता है, इस तरह से हमें इन्हें बनाना होता है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। आई नॉट ओनली स्टडी बट ऑल्सो प्ले। इसके बाद है वह सिर्फ मूर्ख ही नहीं पागल भी है। तो देखिए, मूर्ख और पागल एडजेक्टिव से रिलेटेड हैं, तो कैसे बनेगा इंग्लिश में? ही इज़ नॉट ओनली फुलिश बट ऑल्सो मैड। तो फुलिश और मैड दोनों एडजेक्टिव की कैटेगरी में आते हैं, पर्सनैलिटी ट्रेट को, क्वालिटी को बता रहे हैं, चाहे नेगेटिव मैनर में ही बता रहे हैं बट बताते हैं, ठीक है। एडजेक्टिव पता ही है आपको, चाहे आप किसी की भी पर्सनैलिटी में कोई भी चीज़ पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, दोनों ही क्वालिटीज़ में आती हैं। तो ही इज़ नॉट ओनली फुलिश बट ऑल्सो मैड। तो नॉट ओनली के बाद जैसे फुलिश लगा है, वैसे ही बट ऑल्सो के बाद मैड लगा है, ठीक है। ही इज़ नॉट ओनली फुलिश बट ऑल्सो मैड। मैं इन लिंकर्स के साथ साथ आपको ग्रामेटिकल पॉइंट्स भी बताती जा रही हूँ, ग्रामर भी साथ साथ क्लियर करती जा रही हूँ, तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इसके बाद है नेक्स्ट रूल जो होता है ऑल्दो या दो। ऑल्दो या दो, इसको बोलते हैं हालांकि, इसको बोला जाता है हालांकि। और इसके साथ जो हमारा पेयर बनता है, ध्यान रखिएगा, इसके साथ जो पेयर बनता है वो येट का बनता है, बट का नहीं, येट का बनता है। ये ग्रामेटिकल करेक्ट है, ऑल्दो के साथ येट और दो के साथ येट, ठीक है। हालांकि इसका अर्थ होता है हालांकि, फिर भी, येट का मतलब होता है फिर भी, और ऑल्दो या दो का मतलब होता है हालांकि। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। हालांकि वह गरीब है फिर भी ईमानदार है। ऑल्दो या दो ही इज़ पुअर येट ही इज़ ऑनेस्ट। हालांकि वह घर पर पढ़ता था फिर भी फेल हो गया। ऑल्दो या दो ही स्टडीड एट होम येट ही फेल्ड। ऑल्दो या दो ही स्टडीड एट होम येट ही फेल्ड। इसके बाद है रूल नंबर 5 नेक्स्ट, नो सूनर, जिसके साथ किसका पेयर बनता है? देन का, THAN, देन। ध्यान रखिएगा, नो सूनर के साथ देन का प्रयोग होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं ज्यों ही त्यों ही, जैसे ही वैसे ही, ज्यों ही त्यों ही के अर्थ में किया जाता है। नो सूनर के बाद हमेशा देन का प्रयोग होता है, ध्यान रखिए इस चीज़ को। जैसे ही मैं कॉलेज पहुंची या ज्यों ही मैं कॉलेज पहुंचा, अच्छा पहुंचा है, ज्यों ही मैं कॉलेज पहुंचा त्यों ही उसने मुझे फ़ोन किया। नो सूनर हैड आई अराइव्ड एट द कॉलेज देन ही कॉल्ड मी। नो सूनर हैड आई अराइव्ड एट द कॉलेज देन ही कॉल्ड मी, ठीक है। इसके बाद है ज्यों ही वह खेलता है त्यों ही उसके पिताजी उसे डांटना शुरू कर देते हैं। नो सूनर डज ही प्ले देन हिज फादर बिगिंस टू स्कोल्ड हिम। नो सूनर डज ही प्ले देन हिज फादर बिगिंस टू स्कोल्ड हिम। तो याद रखिए एक चीज़ जो आपने अभी ध्यान दी होगी, अगर ध्यान से देखा हो, कि नो सूनर के बाद हमेशा जो है वो क्या लगा हुआ है, पहले वाले में हैड लगाया हुआ है, दूसरे वाले में डज लगाया हुआ है, ठीक है। तो नो सूनर के बाद वर्ब लगता है, इस चीज़ को ध्यान रखिए, नो सूनर के बाद वर्ब लगाया जाता है। वो डिपेंड करता है कि हमारा सेंटेंस किस टेंस से रिलेटेड है, पास्ट से है या प्रेजेंट से है, ठीक है। इस तरह से हमें देखना पड़ता है कि किस टेंस से रिलेटेड है,
किस उससे रिलेटेड है, पास्ट से या प्रेजेंट से। तो ध्यान रखिएगा, नो सूनर के बाद अगर हम स्टार्टिंग में नो सूनर यूज़ होता है तो उसके बाद जैसे ही हम स्टार्टिंग में नो सूनर लगाते हैं उसके बाद डायरेक्ट वर्ब का यूज़ किया जाता है। इसका भी अलग से स्ट्रक्चर बनता है, किसी और वीडियो में मैं इसके बारे में आपको पूरा डिटेल में बताऊंगी। इसके बाद है रूल नंबर 6, एज। इसका प्रयोग इंग्लिश बोलते हुए क्या होता है, इतना की जितना या उतना की जितना। ठीक है, इस सेंस में एज का यूज़ होता है। ठीक है, ये एडजेक्टिव वाले चैप्टर में आता है, एडजेक्टिव का पार्ट है, लेकिन हम इसे अभी लिंकर के रूप में यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, कंजंक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसका प्रयोग कर रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं एग्जाम्पल, ध्यान से देखिए। वह उतनी ही सुंदर है जितना मैंने सोचा था। शी इज़ एज ब्यूटिफुल एज आई थॉट। शी इज़ एज ब्यूटिफुल एज आई थॉट। तो एक चीज़ ध्यान रखिए, एज और एज के बीच में जो है वो आप पॉजिटिव आना चाहिए, एडजेक्टिव का पॉजिटिव फॉर्म आना चाहिए। ठीक है, हमारे एडजेक्टिव के 3 फॉर्म होते हैं ना, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो ध्यान रखिएगा, एज और एज के बीच में जो है वो पॉजिटिव फॉर्म आना चाहिए। तो ब्यूटीफुल सबसे पहले आता है। ठीक है, ध्यान है ना इस चीज़ का, ब्यूटीफुल सबसे पहले आता है। अगर हम इसका कंपैरेटिव देखें तो मोर ब्यूटीफुल होता है, सुपरलेटिव फॉर्म देखें तो मोस्ट ब्यूटीफुल होता है। लेकिन मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, एज और एज के बीच में पॉजिटिव फॉर्म आता है एडजेक्टिव का। तो स्टेटमेंट कैसे बनेगा, शी इज़ एज ब्यूटीफुल एज आई थॉट। इसके बाद है वह इतना बुद्धिमान है जितना तुम। तो देखिए क्या आएगा स्टेटमेंट, ही इज़ एज इंटेलिजेंट एज यू। ही इज़ एज इंटेलिजेंट एज यू। तो यू आर भी आप कर सकते हैं, ही इज़ एज इंटेलिजेंट एज यू। इसके बाद है वह उतना तेज नहीं दौड़ता है जितना तुम दौड़ते हो। तो कैसे आएगा, ही डजंट रन एज फास्ट एज यू। ही डजंट रन एज फास्ट एज यू। डू भी आप कर सकते हो, ही डज नॉट रन एज फास्ट एज यू। इसके बाद है वह उतना चालाक नहीं है जितना तुम हो। ही इज नॉट एज क्लेवर एज यू। ही इज नॉट एज क्लेवर एज यू। इसके बाद नेक्स्ट रूल देखिए, सो और एज। इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, इसका प्रयोग भी हम इसी तरह के वाक्य बनाने के लिए करते हैं जैसे अभी बताया है, लेकिन उसमें और इसमें फ़र्क क्या है, एज और सो एज में फ़र्क क्या है। एज और एज जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वाक्यों के लिए होता है। जो अभी इससे पहले रूल नंबर 6 बताया है, एज और एज वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वाक्यों के लिए होता है। जबकि ये रूल नंबर 7 जो है, रूल नंबर 7 जो है सो और एज, इसका प्रयोग केवल नेगेटिव सेंटेंस के लिए होता है। ध्यान रखिएगा, इसका प्रयोग केवल नेगेटिव सेंटेंस फ्रेम करने के लिए होता है, बाकी और कोई फ़र्क नहीं है। बस ये है कि एज और एज पॉजिटिव नेगेटिव दोनों के लिए होता है, जबकि सो और एज का प्रयोग जो है केवल नकारात्मक या नेगेटिव सेंटेंसेस फ्रेम करने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल है, वह उतना तेज नहीं दौड़ सकता है जितना तुम दौड़ सकते हो। तो ये रूल नंबर 6 में भी आ सकता है और रूल नंबर 7 में भी कैसे आएगा, ही कैनॉट रन सो फास्ट एज यू। ही कैनॉट रन सो फास्ट एज यू। तो सो और एज हमारा नकारात्मक मैनर में यूज़ होता है नेगेटिव सेंटेंसेस को फ्रेम करने के लिए। मैं उतना अच्छा नहीं हूँ जितना तुम सोचते हो, तो नेगेटिव है। ठीक है, I am not so good as you think. I am not so good as you think. तो ये फ़र्क आपको पता चल गया होगा, एज और सो एज में फ़र्क। ठीक है, एज का प्रयोग नेगेटिव पॉजिटिव दोनों के लिए होता है, जबकि सो और एज का प्रयोग केवल और केवल नकारात्मक सेंटेंसेस को फ्रेम करने के लिए किया जाता है। इसके बाद देखिए टू और टू, इतना की। ठीक है, वह अंग्रेज़ी में इतना कमज़ोर है कि वह अच्छी अंग्रेज़ी नहीं बोल सकता है। ही इज़ टू वीक टू स्पीक इंग्लिश।
ही इज़ टू वीक टू स्पीक इंग्लिश, मतलब वो इतना वीक है कि इंग्लिश नहीं बोल सकता है। ये इस तरह से जो टू और टू है वो लिंकर का काम करते हैं, एक लिंक करने का काम करते हैं। ही इज़ टू वीक टू स्पीक इंग्लिश। दूसरा मैंने लिख दिया है, इसकी मैं हिंदी आपको खुद ही बता देती हूँ कि वो इतना कमज़ोर है कि नहीं चल सकता है, मतलब वो इतना ज़्यादा कमज़ोर है कि नहीं चल सकता, वॉक नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? ही इज़ टू वीक टू वॉक, ही इज़ टू वीक टू वॉक। इसको ऐसे अगर मैं हिंदी में इसका सेंटेंस बनाऊं तो वह इतना कमज़ोर है कि नहीं चल सकता है, चल ही नहीं सकता है। ही इज़ टू वीक टू वॉक। तो ठीक है, नेक्स्ट आप देख लीजिए। इसके बाद है वेदर, जिसके साथ किसका पेयर बनता है? और का। ध्यान रखिएगा, वेदर के साथ किसका पेयर बनता है? और। की या चाहे या। एग्जाम्पल, मुझे परवाह नहीं चाहे वह पास हो या फेल। आई डोंट केयर वेदर ही passes और fails. I don't care whether he passes or fails. इसके बाद है जैसा वैसा, as so. as के साथ किसका पेयर बनता है? so का। एग्जाम्पल से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, इसलिए मैं आपको इस वाले जो वीडियो में एग्जाम्पल के साथ लेकर आई हूँ विद हिंदी। तो ध्यान से देखिए, जैसा तुम बोओगे वैसा तुम काटोगे। As you sow, so shall you reap. As you sow, so shall you reap. As you sow, so shall you reap. इसके बाद है as soon as. इसका प्रयोग इंग्लिश बोलते हुए ज्यों ही और त्यों ही के लिए आता है। जैसे ही, जैसे ही। ठीक है, इसमें देखिए कैसे होता है। ज्यों ही मैं घर आया त्यों ही उसने मुझे कॉल किया। ये केवल एज सुन एज के सेंस में आता है, इसके साथ हम और कुछ नहीं लगाएंगे। ध्यान दीजिएगा, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल है, जैसे ही मैं घर आया त्यों ही उसने मुझे फ़ोन किया। एज सुन एज आई रीच्ड होम ही कॉल्ड मी। एज सुन एज आई रीच्ड होम ही कॉल्ड मी। तो देखिए बीच में जो एक कॉमा लगा हुआ है, as soon as I reached home, he called me. ज्यों ही उसने मुझे देखा त्यों ही वह भाग गया। As soon as he saw me, he ran away. As soon as he saw me, he ran away. इसके बाद बहुत इम्पॉर्टेंट इंग्लिश का एक शब्द है प्रोवाइडेड दैट, भी आप इसके साथ लगा सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट। ठीक है, प्रोवाइडेड का अर्थ होता है बशर्ते, यानी कि कंडीशन के साथ, विद कंडीशन। इसके पहले आने वाला वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट में होता है, जबकि इसके बाद आने वाला वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है, क्योंकि कंडीशन अप्लाई होती है। कंडीशन अप्लाई होती है, ध्यान रखिएगा। प्रोवाइडेड के जो बाद आएगा ना, वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है, क्योंकि वहाँ कंडीशन अप्लाई होती है कि इस कंडीशन पर कोई कार्य होना, किसी भी कंडीशन पर कोई कार्य होना। एग्जाम्पल है, मैं यह जॉब करूँगा बशर्ते तुम मेरी मदद करो। भाई मैं ये जॉब तो कर लूँगा, कंडीशन ये है कि तुम मेरी मदद करो। कंडीशन ये है कि तुम मेरी मदद करो। आई विल डू दिस जॉब प्रोवाइडेड यू हेल्प मी। तो प्रोवाइडेड के साथ दैट भी आप लगा सकते हो। ठीक है, वो भी आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बुक में दिख जाएगा। आई विल डू दिस जॉब प्रोवाइडेड दैट यू हेल्प मी, वो भी ठीक है। आई विल डू दिस जॉब प्रोवाइडेड यू हेल्प मी। तो प्रोवाइडेड का अर्थ क्या होता है? बशर्ते, मतलब कंडीशन के साथ। इसके बाद है, वह तुम पर विश्वास करेगी बशर्ते तुम उसे सच बता दो। भाई वो तुम पर विश्वास करेगी, शर्त यह है कि तुम उसे सच बता दो। शी विल ट्रस्ट यू प्रोवाइडेड यू टेल हर द ट्रूथ।
शी विल ट्रस्ट यू प्रोवाइडेड यू टेल हर द ट्रुथ। इसके बाद है तुम अंग्रेज़ी बोलना सीख जाओगे बशर्ते तुम कड़ी मेहनत करो। भाई इंग्लिश बोलना सीख जाओगे, शर्त यह है कि तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। यू विल लर्न स्पीकिंग इंग्लिश प्रोवाइडेड यू वर्क हार्ड। तो आपने एक चीज़ ध्यान दी, प्रोवाइडेड के पीछे जितने भी सेंटेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हैं। ये ही होता है, इस जो प्रोवाइडेड वाला सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है यही होता है। ग्रामेटिकल फ्लॉलेस है, ये ग्रामेटिकल करेक्ट है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो प्रोवाइडेड के बाद जितने भी सेंटेंसेस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हैं, ध्यान रखिए इस चीज़ को। नेक्स्ट है एज इफ और एज दो। इसका मतलब होता है मानो जैसे कि। हाँ, इससे होता है कि भाई कोई असंभव काम होने का भाव होता है इसमें, एज इफ मानो, इस तरह से, है ना, मानो के सेंस में ये यूज़ होता है। एज इफ के पहले आने वाला वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है और इसके आने वाला वाक्य सिंपल पास्ट टेंस में होता है। स्ट्रक्चर मैंने सबके लिख दिए हैं, ध्यान दीजिएगा, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग करना होता है। जिस तरह का स्ट्रक्चर होगा, जिस तरह के वो टेंस होगा, पीछे वाला उसी से रिलेट करेगा। ध्यान दीजिए कैसे। पहले वाले में क्या है, स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला रूप यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस प्लस एज इफ, मानो की, जैसे कि, मानो या जैसे कि, कल्पना एक इमेजिनेशन के सेंस में है। एज इफ या एज दो प्लस सब्जेक्ट प्लस वर, हाँ जी, इसमें वर आता है, इसमें वर का प्रयोग होता है, प्लस अगर ऑब्जेक्ट दिया है तो वो भी आ जाएगा। एग्जाम्पल से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। वह ऐसे खेलता है मानो वह सचिन तेंदुलकर हो। ही प्लेज, देखिए वह ऐसे खेलता है, तो पहले तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, पहले तो टेंस देखना होता है, उसके बाद हमें जो है इमेजिनेशन करके उस में पास्ट टेंस लगाना होता है, क्योंकि वो रियलिटी नहीं होती है, वो रियलिटी नहीं होती है, ध्यान रखिए इस चीज़ को। इसीलिए हमारा स्ट्रक्चर ऐसा बनता है, इसीलिए हमारा बाद वाला स्ट्रक्चर पास्ट टेंस में बनता है, क्योंकि वो रियलिटी नहीं होती है। वह ऐसे खेलता है क्योंकि वो खेलता तो वैसे ही है, ये काम हो रहा है, ये प्रेजेंट टास्क तो कर ही रहा है, प्रेजेंट में वो एक्शन परफॉर्म कर रहा है, वो खेल रहा है, ऐसे खेलता है। ही प्लेस, खेलता है, ही प्लेस एज इफ, ध्यान दीजिए, एज इफ ही वर सचिन तेंदुलकर, क्योंकि वो रियल में तो है नहीं, तो ही के साथ वर लगेगा। ये है ग्रामेटिकल फ्लॉलेस सेंटेंस। ही प्लेस एज इफ ही वर सचिन तेंदुलकर, ये बिल्कुल करेक्ट है, ऐसे बनता है ये। आगे वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बना क्योंकि वो रियल में काम हो रहा है, बाद वाला ऐसे है कि वो मान रहा है अपने आप को, उस सेंटेंस में वो ऐसा मान रहा है अपने आप को, ठीक है। ही प्लेज एज इफ ही वर सचिन तेंदुलकर। इसके बाद है स्ट्रक्चर तो दूसरा स्ट्रक्चर दिया हुआ है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस एस और ईएस प्लस एज इफ या एज दो प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड रूप यानी V2। वर्ब का सेकंड रूप होता है, सेकंड फॉर्म होता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट टेंस, पास्ट टेंस, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट। तुम ऐसे बात करते हो, मतलब बात करते हो, ये तो रियलिटी की तुम बात करते हो। मानो तुम मुझे जानते हो, मानो, ध्यान दीजिए, मानो, यहाँ से थोड़ा सा जो है स्ट्रक्चर में बदलाव होता है, यहाँ पे हम पास्ट लगाएंगे। तुम ऐसे बात करते हो, यू स्पीक, यहाँ तक तो करेक्ट है कि यू स्पीक, ये तो प्रेजेंट में चल रही है बात। यू स्पीक, अब देखिए एज इफ या एज दो, यू न्यू मी, यू न्यू मी, तो जैसा हम हिंदी में लिखते हैं इंग्लिश में वैसा नहीं होता है, ध्यान रखिए इस चीज़ को। यू स्पीक एज इफ या एज दो यू न्यू मी, तो सेकंड फॉर्म ऑफ नो आया है, नो मतलब जानना है ना, किसी को जानना, तो उसका सेकंड फॉर्म आया है, वर्ब का सेकंड फॉर्म आया जो न्यू होता है, KNEW, न्यू। यू स्पीक एज इफ या एज दो यू न्यू मी, तुम तो ऐसे बात करते हो जैसे तुम मुझे जानते हो, तो जैसा इसमें हिंदी में दिखता है इंग्लिश में वैसा हम स्ट्रक्चर नहीं बनाते, ध्यान रखिएगा। पीछे वाला कह रही हूँ, जो एज इफ और एज दो के बाद वाला होता है वहाँ पे हमें देखना पड़ता है कि कैसे स्ट्रक्चर हम इसको बनाएंगे, कैसे फ्रेम करेंगे। इसके बाद देखिए
वह ऐसे दौड़ता है, मतलब दौड़ता है ये रियलिटी है, वह ऐसे दौड़ता है मानो वह दौड़ना जानता हो। मानो, अब यहाँ पे कल्पना है, यहाँ पे इमेजिनेशन है। मानो, मानो, ही रन्स एज इफ ही न्यू हाउ टू डू। ही रन्स एज इफ या एज दो ही न्यू हाउ टू डू। वह ऐसे दौड़ता है जैसे मानो उसे दौड़ना आता हो। वह ऐसे दौड़ता है मानो उसे दौड़ना आता हो। तो ही रन्स एज इफ या एज दो ही न्यू हाउ टू डू। ठीक है, ध्यान दीजिए, इसका एक तो लॉजिक समझिए इस चीज का। तो इन स्ट्रक्चर्स को अच्छे से देखिए और इन स्ट्रक्चर्स को देख के प्रैक्टिस कीजिए। देखिए स्ट्रक्चर नंबर 3, तीसरा स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट है प्लस वर्ब का पहला रूप एस और ई एस। ठीक है, प्लस एज इफ या एज दो प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का तीसरा रूप या वर्ब का थर्ड फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल। वह ऐसे अंग्रेजी बोलता है, क्योंकि यहाँ अभी हमने सिंगुलर नंबर की बात की है, सिंगुलर सब्जेक्ट की बात की है। तीनों अभी तक जितने भी आपने तीनों सेंटेंसेस देखे हैं उनमें हमने सिंगुलर नंबर की बात की है, किसी एक आदमी की या किसी एक लड़के की बात की है, इसलिए वर्ब के पहले फॉर्म के साथ एस या ई एस आ रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। वह ऐसे अंग्रेजी बोलता है मानो वह इंग्लैंड में रहता था। ही स्पीक्स इंग्लिश, ये तो रियलिटी है कि वो ऐसे इंग्लिश करता है, मतलब इंग्लिश ऐसे बोलता है। अब कैसे बोलता है ये देखिए। ही स्पीक्स इंग्लिश एज इफ ही हैड लिव्ड इन इंग्लैंड। ही स्पीक्स इंग्लिश एज इफ ही हैड लिव्ड इन इंग्लैंड। ठीक है, अब देखिए वह इस काम को ऐसे करता है मानो वह जानता था। He works as if he had known, मतलब वो इस काम को करना जानता था। He works as if he had known। तो इसमें अभी मैंने जो वर्ब का पहला रूप प्लस एस और ई एस लिया है सब्जेक्ट के साथ, क्योंकि मैंने सिंगुलर सब्जेक्ट लिया है, ध्यान रखिएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट लिया है। अगर हम किसी बहुत सारे लोगों की बात कर रहे हैं तो आपको पता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला रूप आएगा, वो आएगा प्रेजेंट टेंस में, इतना आप ध्यान रखिए, वो आएगा प्रेजेंट टेंस में। लेकिन क्योंकि यहाँ पे अभी एक इंसान के बारे में बात हो रही है, एक लड़के के बारे में बात हो रही है, इसलिए वर्ब के पहले रूप के साथ एस और ई एस लगाया है। ठीक है, अगर हम दे, वी, आई, इस तरह की यू, इनकी बात करें जो प्लूरल नंबर से रिलेटेड है, तब तो खाली वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आएगा। ठीक है, बाकी बाद वाला जो स्ट्रक्चर है एज दो और एज इफ के बाद वाला, वो पास्ट टेंस में ही रहता है, पास्ट टेंस के अलग अलग रूप में आता है। ध्यान रखिए इस चीज़ को। तो अभी के लिए इतनी रिवीजन काफ़ी है। इन सेंटेंसेस को, इन स्ट्रक्चर्स को अच्छे से देखिए, अच्छे से समझिए जो जो बताया गया है और प्रैक्टिस कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। यही कहूँगी कि अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को देखने के साथ साथ सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स अभी फ्यूचर में लाने वाली हूँ, और उन लोगों तक ज़रूर शेयर कर दीजिए जो हिंदी के माध्यम से सच में इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं। कीप इन टच विद मी। पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। कीप इन टच विद मी। गॉड ब्लेस यू।